सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सुनियंग के साथ युनजी को देखते हैं जो आपस में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन तभी सुनियंग कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वहाँ से वो सीधा हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ पर जेवॉन को एक बुरा सपना देखते ही होश आ गया था और उसे देखकर सुनियंग जल्दी से डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर बताते हैं कि डरने की कोई भी बात नहीं, दरअसल ये उस इंसिडेंट से काफ़ी डर गई हैं, इसलिए इन्हें बुरे सपने आ रहे हैं। अब सुनियंग जेवॉन से पूछ रहा था क्या तुम सही हो। जेवॉन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर सुनियंग के फ़ोन में किसी का मैसेज आया था और जेवॉन अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे मैसेज आया किसका होगा। वहीं वापस युनजी को देखते हैं जिसके डैड उसे देखने के लिए आए हुए थे और उसके काम को देखकर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ये करने के लिए आए हो, तुम्हें अब्रॉड में पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ अगर तुमने यही काम करना था। तो युनजी कहती है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके नाम का यूज़ करके एग्जीबिशन लगाऊं? लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, ये जितना भी मैंने कमाया है अपनी एबिलिटी के बेस पर कमाया है। तो उसके डैड बोल रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर अलाउ भी किसने किया है, जो तुम्हारे 20 साल से दोस्त हैं। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं जेवॉन को देखते हैं, उसके पास उसकी सेक्रेटरी किम भी आई हुई थी जो उसे उसी ब्रिज की फोटोज भी दिखा रही थी और साथ में ये भी बताती है कि आपको किसी ने पानी में गिरते हुए देखा, लेकिन उसने ये भी बताया कि आपके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो जेवॉन कहती है कि रिपोर्टर्स का अच्छे से ध्यान रखना कि वो कोई भी अफवाह ना फैलाएं। मैं नहीं चाहती मेरे बारे में कोई गलत न्यूज़ छपे और हमारी कंपनी का इस पर कोई गलत असर हो। और कल से मैं काम पर आ रही हूँ। जिस पर किम बोलती है आपको आराम की ज़रूरत है, तो जेवॉन कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम युंगी के साथ सुनियंग को देखते हैं जो आपस में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे और वहाँ पर बच्चों को देखकर युनजी तो कहती है कि अगर हम पहले मिल जाते ना तो हमारे भी आज ऐसे ही बच्चे होते। तभी सुनियंग के फ़ोन में किसी के मैसेज आते हैं और वो साइड में जाकर उन्हें चेक करने लगता है और साथ में अपनी और युंगी के साथ फोटो किसी को सेंड कर रहा था। इसके बाद हम युंगते को देखते हैं जो उसी दिन की फुटेज देख रहा था जिस दिन जेवॉन के साथ वो इंसिडेंट हुआ ऑफिस में, लेकिन वो फुटेज बीच में ही रुक जाती है। सीन कट होता है सुबह की तरफ जहाँ पर जेवॉन तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और सुनियंग उससे पूछता है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो ना ऑफिस जाने के लिए। जेवॉन हामी भरती है तो सुनियंग उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जेवॉन घबराकर पीछे हो गई थी और कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इसके बाद जेवॉन कंपनी आ जाती है और उसे देखकर कंपनी के एम्प्लॉयज बातें बना रहे थे। कहते हैं कि हमें तो लगा था जेवॉन कंपनी नहीं आएगी, लेकिन वो अगले दिन ही कंपनी आ गई। मैंने तो सुना है कि जिस दिन उसकी शादी हुई थी ना उस दिन रात को भी वो काम ही कर रही थी। ये उसका हार्ड वर्क ही है जो उसे आज सीईओ की पोस्ट पर ले आया है। तभी यंगते भी कंपनी आ जाता है और जेवॉन को काम करते हुए देखकर वो भी हैरान था कितनी जल्दी उसे यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। जेवॉन भी यंगते को नोटिस करती है लेकिन इग्नोर कर देती है। फिर युनजी भी कंपनी आई थी जो जेवॉन से कह रही थी तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र है। जेवॉन कहती है कि क्या हुआ, तो युनजी कहती है मुझे क्या होना है, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। जेवॉन बोलते है तुमने आर्टिकल नहीं पढ़ा। युनजी कहती है कि हाँ मैंने पढ़ा था, तो बस जो आर्टिकल में लिखा है वही हुआ है मेरे साथ। तो युनजी कहती है क्या तुम ठीक फील नहीं कर रही हो। जेवॉन बोल रही थी हाँ मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, मुझे लगता है मुझे अकेले रहने की ज़रूरत है। तो युंगी उसे ये बोलकर चली गई थी कि ठीक है फिर जब तुम्हें ज़रूरत लगेगी मुझे कॉल ज़रूर करना। अब किम एक थर्मस के साथ अंदर आती है और जेवॉन को बता रही थी कि आपके डैड ने आपके लिए सूप भिजवाया है। और फिर जेवॉन जब चेक करती है तो उसे कॉल भी आ रहा था उसके डैड का। वो कॉल उठाती है और उसके डैड बोल रहे थे तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, मैंने तुम्हारे लिए सूप भी भिजवाया है, तुम्हारे पास पहुँच गया होगा। जेवॉन कहती है कि इतना करने की क्या ज़रूरत थी। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं। कॉल कटने के बाद जेवॉन तो उस सूप को बिल्कुल भी नहीं पीती, उसे फेंक देती है। इससे हम इतना अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जेवॉन को भी अपने स्टेप फादर पर शक हो गया था, कहीं उन्होंने ही तो जेवॉन की मॉम का मर्डर नहीं किया है। जेवॉन अपने कैबिन से बाहर आ गई थी और उसे सामने ही यंगते खड़ा हुआ दिख जाता है। यंगते जेवॉन से पूछता है क्या तुम ठीक फील कर रही हो। जेवॉन हामी भरती है। यंगते बोल रहा था कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझे लेकर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे एक बार प्रूव करने का मौका तो दो। जिस पर जेवॉन कह रही थी कि मुझे तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं चाहिए। तो यंगते कहता है फिर तुम क्या चाहती हो। जेवॉन बोल रही थी कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपने डिसीजन खुद ही ले लूँगी। यंगते बोलता है कि पता नहीं तुम मुझे किस चीज़ को लेकर जज कर रही हो, आखिर तुम मुझे जानती ही कितना हो। इतना कहकर यंगते यहाँ से चला गया था और जेवॉन सीधा चाहती है ताइजून से बात करने के लिए। और हमें पता लगता है कि ताइजून पहले वायलेंट क्राइम यूनिट का मेंबर था, लेकिन उस पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लग गया था जिसके कारण उसे जॉब से रिजाइन देना पड़ा। अब जेवॉन वहाँ पर जानने के लिए आई थी अपनी मॉम की केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स और साथ में यंगते की भी, जिस पर ताइजून बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम क्यों करूँ। तो जेवॉन बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी सैलरी से सेटिस्फाई होंगे, तुम जितना पैसा कहोगे मैं तुम्हें इतना पैसा ला कर दूंगी। वहीं पीछे ही उनकी कोई फोटोज भी क्लिक कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम युंगी के डैड को देखते हैं जो कि आर्ट स्कॉलरशिप
कंपनी के चेयरमैन हैं। उन्हीं के सामने सुनियंग भी खड़ा था, लेकिन युंगजी के डैड तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब घर की तरफ सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर जेवन आ गई थी अपनी बेटी के पास। वो अपनी बेटी को चेक करती है तो उसकी बेटी भी उठ जाती है और बोल रही थी, मॉम आज आप फ्री हो गई जल्दी? तो वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए आई हूँ। और वो अपनी बेटी को सुलाकर बाहर आ जाती है। तो उसे ध्यान आता है कि सुनियंग तो घर पर है ही नहीं, और वो अपनी सेक्रेटरी किम को कॉल करके पूछती है क्या युंजी अभी भी काम कर रही है। तो किम हामी भरती है और इतने में सुनियंग भी घर आ गया था और वो जेवन से पूछता है कि तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी, तुम्हें नहीं पता मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। जेवन कहती है, क्या ये सच है कि तुम्हें मेरी फिक्र भी है? सुनियंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ। जेवन को गुस्सा आ गया था, वो गुस्से में कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सुनियंग कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे जरा डिटेल में बताओ। जीवन बोलती है कि तुमने जिम छोड़ दिया 3 महीने पहले, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सुनियंग बोलता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया जिम, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट कर लिया अपने जिम आने के लिए, इसलिए मैं वहाँ जिम जा रहा हूँ। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पास जो फ़ोन है उसमें तुम्हारे किसी दोस्त का मैसेज आया, लेकिन जब तुमने रिप्लाई किया तो उसे साथ का साथ डिलीट भी कर दिया, ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जिस पर सुनियंग कहता है, तुम पता नहीं क्या सोचे जा रही हो, वो मैसेज मेरे दोस्त का है और मैंने अपने स्मार्ट वॉच से उसमें मैसेज किया था, लेकिन मैं इतना यूज टू नहीं हूँ वॉच का, तो वो मैसेज मुझसे डिलीट हो गया। तुम इतना मत सोचो। वो उसे हक कर लेता है और जेवन भी कुछ नहीं कह पाती। फिर जेवन सुनियंग से उसके बड़े भाई का जिक्र करती है और हमें एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया भी जाता है कि जेवन का बड़ा भाई हूबहू उसकी तरह दिखता है। अब जेवन सुनियंग को इतना बोलकर चली गई थी कि अब मैं ठीक हूँ, और अपने काम में लग जाती है। वो एक न्यू फर्नीचर को डिज़ाइन कर रही थी और साथ में कुछ बातें भी याद करने लगती है किम की, कि उसने किम को यंगते की डिटेल्स निकालने के लिए कहा था उस दिन की, और उसने निकाली भी थी। और सब पता लगता है कि यंगते तो उस दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में गया हुआ था जिस दिन ये हादसा हुआ। अब अगले दिन जेवन अपने फ्रेंड के साथ थी और उसकी फ्रेंड उसे बोल रही थी, क्या तुम यंगते पर शक कर रही हो? लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जेवन भी कहती है कि हम यंगते को हमारी कंपनी में आए हुए 3 साल हुए हैं, लेकिन वो स्टॉकर तो मुझे 7 साल से स्टॉक कर रहा है। यंगते क्या मुझे अमेरिका से स्टॉक कर रहा है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मुझे पहले जानता भी नहीं था। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम ऐसे ही किसी पर भी विश्वास मत करो, तुम जानती हो जिस पर भी तुमने विश्वास किया उसी ने ही तुम्हें धोखा दिया है। अब जेवन घर आ जाती है और एक कोने में खड़ी होकर अपने पुराने सीन याद करने लगती है कि कैसे एक लेडी उसे गोद में उठाकर पानी की तरफ ले जा रही थी और खुद को कोसते हुए कहती है कि ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मुझे लगने लगा था कि अब मैं खुश रह पाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जेवन को उसकी सेक्रेटरी किम एक मीटिंग के बारे में बताती है। अब जेवन कंपनी पहुंची तो थी, लेकिन वो लेट हो जाती है। तभी नोटिस करती है कि कंपनी में मीटिंग तो यंगते अटेंड कर रहा है, और किम बोलती है कि यंगते ने मीटिंग काफ़ी अच्छे से अटेंड करी। मीटिंग के बाद जिस एलिवेटर में जेवन खड़ी थी उसी में ही यंगते भी चला जाता है और उससे पूछ रहा था, क्या तुम्हें मुझे लेकर अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है? जेवन कहती है कि क्या तुम वो नहीं हो जो मुझे स्टॉक कर रहा था? यंगते को गुस्सा आता है कि तुम मेरे बारे में ये सोचती हो, कि तुम्हें ये शक था। वो उसे फोटो दिखाकर दिखाता है कि मैं तो उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, और वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है, जिस पर जेवन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। अब यंगते जेवन को अपने साथ एक स्टोर में ले जाता है जहाँ पर वो अपना ही पर्सनल फर्नीचर डिज़ाइन करता था। तो जेवन बोलती है, क्या तुम एग्जीबिशन करने वाले हो? तो यंगते कह रहा था, हाँ मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ। फिर जेवन यंगते के साथ मिलकर फर्नीचर डिज़ाइन करने लगती है। वहीं सीन घर की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ पर सुनियंग अपनी बेटी को कहीं घुमाने के लिए ले जा रहा था। वहीं पर जेवन खड़ी थी जो ये सब देखकर खुश हो रही थी। फिर जेवन देखती है कि उसके पास उसके डैड की काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, और वो गाड़ी में बैठकर कहीं निकलती है तो ये नोटिस करती है कि रास्ते में ही उसके डैड खड़े हैं और बारिश काफ़ी हो रही थी, लेकिन उनके पास अम्ब्रेला नहीं था। तो जेवन अपनी गाड़ी से उतरकर उन्हें अम्ब्रेला शेयर करती है और बोल रही थी, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपके पास अम्ब्रेला भी नहीं है? तो उसके डैड बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और ये देखकर वो अपनी गाड़ी में उन्हें बिठा लेती है और बोल रही थी, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत, अगर आप बीमार हो जाते तो चैंग बोल रहे थे कि तुम हो ना मेरी केयर करने के लिए। ये सुनकर जेवन को एक पास्ट का सीन याद आता है कि उसके डैड जेवन को अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया करते थे। उस डॉक्टर का नाम था चुल। यहाँ पर जेवन को कह रहे थे कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जेवन कहती है कि मुझे तो कहीं चोट भी नहीं लगी, तो मुझे दवाई खाने की क्या ज़रूरत। तो चुल बोल रहे थे कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, बस अपनी फैमिली और अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। सीना प्रेजेंट में आता है और हम ताइजुन को देखते हैं जिसने कि यंगते के बारे में कुछ डिटेल्स निकलवा ली थी। और वहीं जेवन मैसेज करती है सुनियंग को कि रात को अगर तुम फ्री हो तो मुझे डिनर पर तुम्हारे साथ जाना है। तभी उसे ताइजुन का कॉल आ जाता है और उसे बता रहा था कि मेरे पास यंगते की कुछ इन्फॉर्मेशन है।
जिस पर जेवन कहती है कि मुझे अब इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास यही इन्फॉर्मेशन होगी। यंगते जब 6 साल का था तो उसे एक अमेरिकन कपल ने अडॉप्ट कर लिया और वह 4 साल पहले ही कोरिया आया है। ताइजुन बोलता है कि बाकी सब चीज़ें तो सही है, वो 4 साल पहले कोरिया आया था, लेकिन वो 7 साल पहले भी कोरिया आ चुका है। ये सुनकर जेवन काफ़ी हैरान होती है। अभी तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हुई थी, लेकिन अब फिर से शक की सारी सुइयां यंगते की तरफ ही जाने लगती है। कॉल कटने के बाद वो याद करती है वो दिन जिस दिन यंगते से वो पहली बार मिली। वो एक एग्जीबिशन था जिसमें कि यंगते का काम जेवन को काफ़ी पसंद आया और यंगते ने उसे बताया था कि वो 4 साल पहले ही कोरिया आया है। जब वो 6 साल का था तो उसके मॉम डैड की डेथ हो गई और एक अमेरिकन कपल ने उसे अडॉप्ट कर लिया। सीन प्रेजेंट में आता है और जेवन तो काफ़ी सोच में पड़ गई थी कि यंगते ने उसे ये चीज़ क्यों नहीं बताई। अब जेवन को कॉल आती है उसकी मेड की, जो बोल रही थी कि मैं आज घर जल्दी जाना चाहती हूँ, लेकिन सुनियंग सब कॉल नहीं उठा रहे। जेवन कहती है कि कोई बात नहीं। जेवन यहाँ से प्ले स्कूल जाती है अपनी बेटी को लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो टायर ही नहीं होती, इसलिए वो घर भी जाती है। नोटिस करती है कि उसकी बेटी और हस्बैंड दोनों ही वहाँ से गायब हैं, इसलिए वो आस पड़ोस से फोटो दिखाकर पूछने लगती है। तभी एक आदमी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को देखा, तुम्हारा हस्बैंड भी यहीं था, वो दोनों आपस में काफ़ी खुश लग रहे थे, लेकिन उनके साथ एक और लेडी थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के साथ, और उस लेडी को तो मैंने यहाँ पर पहले देखा भी नहीं है। तो जेवन को शक हो जाता है कि वो युनजी ही होगी, इसलिए किम को कॉल करके पूछती है तो वो बताती है कि युनजी तो यहाँ पर भी नहीं है। तो जेवन अब युनजी के अपार्टमेंट में पहुँच जाती है और डोर को तेज खटखटाने लगी थी। डोर कोई नहीं खोलता। वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों अंदर ही हो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, इसलिए अब वापस घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि टायरी तो आराम से बेड पर सो रही है और सुनियंग भी घर पर ही है। वो सुनियंग को इग्नोर करके टायरी के पास जाने लगती है। सुनियंग जेवन को रोककर कहता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो, मेरी कॉल भी नहीं उठा रही हो, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। जेवन कहती है कि अगर मैं कॉल नहीं उठा रही थी तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लेनी चाहिए थी। सुनियंग कहता है कि तुम्हें क्या बातें बना रही हो। जेवन बोलती है कि तुम ऐसे मुंह मत बनाओ जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं। सुनियंग कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। जेवन को काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। तभी उसे कॉल आता है उसकी एक फ्रेंड का, जो पूछ रही थी कि तुम आज रीयूनियन पर क्यों नहीं आई, युनजी भी यहीं है। जेवन कहती है, क्या युनजी यहीं है? अब वो भी पार्टी में पहुंच जाती है और काफ़ी ड्रिंक भी कर लेती है। उसके दोस्त तो जेवन और युनजी से उनके काम के बारे में पूछ रहे थे, तो जेवन कहती है कि काम की बातें तो हर बार करते हैं, आज तो युनजी से उसके एक्स फियोंसे की बात करनी है। फिर वो युनजी से उसके एक्स हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी, तो युनजी बोलती है कि इस समय सही टाइम नहीं है इस बारे में बात करने का। जेवन कहती है कि मैंने तो सुना है वो न्यू शादी करने वाला है, जिस पर युनजी कहती है हाँ, उसकी मॉडल से शादी होने वाली है, लेकिन इस टाइम तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये काफ़ी पर्सनल है। तो जेवन कहती है, तुम भी तो मेरी फैमिली में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही हो। युनजी बोलती है कि शांत हो जाओ, तुमने ज़्यादा ही पी ली है शायद। अब सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जेवन को होश आया तो वो अपने घर पर मौजूद होती है। उसके हस्बैंड का उसे मैसेज आ रहा था जो कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे से सो रही थी, इसलिए मैंने परेशान करना सही नहीं समझा। तुम्हारे ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं जो मैंने टेबल पर रख दिए हैं, तुम जाकर चेक कर लो। अब जेवन जैसे ही उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तो उसे वहाँ पर यह पता लग जाता है कि उसके डैड ने तो सच में ही उसकी मॉम की डेथ इंश्योरेंस के पैसे लिए हैं, और उन पैसों से तो उसके डैड ने एक घर भी बना लिया था और उस घर में युनजी भी रहती है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हुई थी और उस एड्रेस का यूज़ करके वो वहाँ पहुँच भी जाती है और नोटिस करती है कि युनजी तो उसी घर में जा रही है और कुछ ही देर में उसका हस्बैंड भी उसकी बेटी टायरी को लेकर उसी घर में जाने लगता है। ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो गई थी, उससे कंट्रोल ही नहीं होता, वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है और ये नेगेटिव थॉट्स के कारण उसका एक्सीडेंट भी होते होते बचता है। वो बोल रही थी कि युनजी तो मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरी बेटी को भी मुझसे छीन रही है। इतना सोचकर वो काफ़ी तेज़ रोने लग जाती है और गाड़ी में ही तेज तेज चिल्ला रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा की नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।